बड़ी शांति से मेरा घर खड़ा था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा तूफान गुजर चुका हो। बिल्कुल ही मौन और स्तंभ। मैंने टैक्सी वाले को पेमेंट किया और अपने सामान को लेकर बड़े से गेट से अंदर आने लगी। कोई हलचल नहीं, कोई शोरगुल नहीं। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं। नहीं तो पिछले साल जब मैं आई थी, तब मेरे गेट में घुसने से पहले ही दोनों भैया और भैया के बच्चे बुआ बुआ करते हुए मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे थे। अरे भाई ठहरो तो, पहले नमिता को अंदर तो आने दो। बड़े भैया ने हंसते हुए जब चारों बच्चों की झिड़की लगाई थी, तब चारों बच्चों ने अलग होकर मुझे बैठने का मौका दिया था। मैंने भी अपना पर्स खोलकर सबसे पहले उन्हें चॉकलेट थमाया, फिर उन्हें गिफ्ट निकाल कर दिए। दिन भर पूरे घर में बच्चों की आवाज़ गूंजती रहती थी, क्योंकि उस समय स्कूल भी बंद था। बच्चे दिन भर घर में रहते और उधम मचाया करते। हमारा वह बड़ा सा आंगन हमारे भी बचपन का गवाह था। अब नई पीढ़ी का भी बहुत ही खुशनसीब आंगन था। कई बार उनके शोर शराबे से माँ परेशान हो जाती, उनकी चिल्पों से उकताकर उन्हें डांट भी देती। फिर उन्हें याद आता तो वह हंसकर कहती, नमिता मैं तो सटिया गई हूँ, बच्चों की आवाज़ मुझे चुभती है। मैं अपना सूटकेस खिसकाती हुई ड्राइंग रूम तक आ चुकी थी। दरवाज़ा मेरे स्वागत में खुला हुआ ही था, मगर अंदर भी कोई नहीं था। माँ आप कहाँ हैं? मैंने आवाज़ देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। अंदर घुसकर जैसे ही मैंने आंगन को देखा, मेरा दिल टूट गया। अब वहाँ पर एक ऊंची सी दीवार खड़ी हो चुकी थी। मतलब उस ओर बड़े भैया का हिस्सा था और बीच में बंटवारा हो चुका था। अपने कमरे के पीछे वाली बालकनी में माँ अकेले बैठी थी। उन्हें मेरी आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, उनकी नज़र मुझसे टकराई तो उन्होंने बड़ी ही उदासी भरे आवाज़ में कहा, नमिता आ गई बेटा, आओ बैठो, पानी पी लो। आप भी सुधा आती होगी, तब तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मेरा दिल बुझ गया। मतलब अब माँ को मेरे लिए चाय बनाने के लिए भी भाभी से इजाज़त लेनी होगी। माँ भी जिम्मेदारी का बोझ तो नहीं बन गई हैं। मेरे दिमाग में कई बातें घूमने लगी। मुझे चुप देखकर माँ ने फिर कहा, कहाँ खोई हो नमिता? नहीं माँ, मैं पहले फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। आप आराम से बैठिए, मैं नहा लेती हूँ। ठीक है बेटा, यही मेरे बाथरूम में तू नहा ले और अपना बैग भी यहीं पर रख ले। क्यों माँ? फिर मुझे याद आया, मेरा कमरा जो शादी से पहले मेरा होता था, वह तो बड़े भैया के हिस्से में चला गया। मेरा मन फिर से कचोट गया। बचपन की यादें भुलाई नहीं भूलती, वह हम पर हावी होती हैं। बड़े बुझे मन से मैंने अपने सूटकेस से कपड़े निकाले और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। शावर की ठंडी फुहारें मेरे शरीर को ठंडक पहुंचा रही थी, मगर मेरा मन अभी भी उबल रहा था। कई बार माँ की बातें फोन पर आ जाती थी, नमिता अब तेरे बाबूजी के बाद दोनों भाई वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जैसे तेरे बाबूजी की थी। मैं उन्हें समेट नहीं पाई। उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही है। आखिरकार इस घर का बंटवारा ही हो गया। मैं नहीं चाहती थी मेरे जीते जी इस घर में बीचों बीच दीवार पड़े, मगर माँ की सिसकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती तो मैं उन्हें सांत्वना देने के लिए कहती, अरे माँ, यह तो हर घर की कहानी है। और फिर जब पापा ने वसीयत बनाकर ही गए थे तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? अब माँ के उदास चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है पिछले 1 साल में उन्होंने सिर्फ अपना पति ही नहीं खोया, बल्कि अपने बच्चे भी खो दिए हैं। काफ़ी देर तक शावर के नीचे रहने के बाद मेरा मन थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका था। मैं कपड़े बदलकर बाहर आई, तब तक सुधा भाभी घर आ चुकी थी। आओ नमिता आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। तुम्हारे भैया तुम्हारे फेवरेट मोमोज मंगाने के लिए ही रुके थे। रात में तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट तंदूरी चिकन मोमोज आ रहा है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी। भाभी का तनाव मुक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 6 महीने में इतना बड़ा तूफान आकर चला गया। इतना बड़ा तूफान कि घर में दीवार उठाने की जरूरत पड़ गई। न जाने इस मनमुटाव का कौन सा कारण होगा। सामने माँ बैठी हुई थी, इसलिए मैं भी मुस्कुराती हुई बोल रही थी। चाय पीने के बाद माँ ने मुझसे कहा, नमिता तुम आराम करो, मैं पूजा कर लेती हूँ, शाम हो गई है। ठीक है माँ, मैंने फिर सुधा भाभी से कहा, भाभी चलिए मैं आपकी किचन में मदद करा देती हूँ। बस माँ का खाना है, वह मैं बना दूंगी। हम लोग तो मोमोज ही खाएंगे ना। माँ के हटते ही भाभी के चेहरे पर कई उतार चढ़ाव आने लगे थे।
उन्होंने बड़े ही दबे स्वर में कहा, नमिता, तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने घर में बंटवारा करवा दिया, मगर ऐसा नहीं है। कोई कब तक चुप रह सकता है? रिश्ते की हद होती है। कोई झुकता है तो सामने वाले को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। बड़ी भाभी ने तो हद पार कर दिया। अपने मायके वालों को बुलाकर महीना महीना रोक कर रखती थी और उन सबका खाना मैं अकेली बनाती रहती थी। बताओ, ये सब कुछ ठीक लगता है क्या? उस पर बड़े भैया कभी कुछ नहीं बोलते थे। वह अपनी भड़ास निकाले जा रही थी। मुझे लगा कि मेरा चुप रहना ही ठीक है, इसलिए मैंने कहा, भाभी, आपको जो ठीक लगे आप वह कीजिए। रात में खाने के टेबल पर कई तरह के डिशेस सजे हुए थे। मोमोज, पास्ता, नूडल्स, मिठाई और भी कई तरह के आइटम रखे हुए थे। प्रवीण भैया के चेहरे पर मेरे आने की खुशी दिख रही थी। अच्छे से खाओ नमिता, सब तुम्हारी पसंद का ही है। हाँ भैया, मगर आप दोनों ने मुझे अचानक यूं ही क्यों बुलाया? तुमसे काम था नमिता, नहीं तो उल्हाना देती रहती जिंदगी भर, इसलिए बुलाना पड़ा। कैसा उल्हाना? मैं आश्चर्यचकित थी। तभी बड़ी भाभी का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आने लगा। मैंने उठाकर हेलो बोला तो बड़ी भाभी ने कहा, आ गई नमिता, कल सुबह का नाश्ता हमारे साथ ही करोगी। तुम्हारे भैया ने खास इंतजाम करके रखा है। इसकी क्या ज़रूरत थी भाभी? मैं संकोच में भरकर बोली, अरे तुम बड़ी भाभी से इतना फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम्हारे भैया ने छोले भटूरे का ऑर्डर दे दिया है और कल सुबह सुबह तुम्हारे लिए जलेबी और छोले भटूरे आ रहे हैं। कल सुबह तुम आ जाना। ठीक है भाभी। मैंने सवालिया निगाहों से भैया भाभी की तरफ देखा। उन्हें भाभी ने इनवाइट नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। भैया आपको नहीं बोला आने के लिए? अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी वहाँ नहीं जाता। न जाने किस बात की कड़वाहट करने भैया के अंदर आ गई थी। अधूरा खाना छोड़कर वहाँ से उठकर चले गए। दूसरे दिन बड़ी भाभी के यहाँ गर्मा गर्म छोले भटूरे और गरम जलेबी खाते हुए मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बड़े भैया और भाभी के प्रेम में कहीं से कोई दिखावटी आ गया हो। मेरे लिए दिल खोलकर उनका प्रेम झलक रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने कहा, नमिता, जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाने जा रही हूँ, जो तुम्हें पसंद है ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बीबी भैया मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है नमिता, तुम रो रही हो? हाँ भैया, इस घर की बंटवारे ने दिल को तोड़ दिया। ना जाने क्या बात है, मुझे नहीं पता, मगर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। बड़े भैया लंबी सांस लेकर बोले, माँ भी यही बोलती है, तुम ही बोल रही हो। तुम दोनों की शिकायत यही है, इसलिए मैंने अपने हिस्से की ज़मीन बिल्डर को दे दिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक फ्लैट ले लिया है। फ्लैट ले लिया है? मगर कहाँ? मैं आश्चर्य से भर उठी। यहीं गोविंद नगर में सूर्या अपार्टमेंट में। जब चाहो जब चली आना। वैसे जब भी गृह प्रवेश होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरे पास कई प्रश्न थे, मगर मैं चुप रहकर नीचे आ गई। कैसा रहा नाश्ता तुम्हारा? प्रवीण भैया के पूछने पर मैंने कहा, बहुत अच्छा, मगर कुछ कमी थी। क्या? आपको पता है कि बड़े भैया अपना घर बेचकर सूर्या अपार्टमेंट में अपना फ्लैट ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था, प्रवीण भैया ने कहा। मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मैं ये ज़मीन बेचकर दूसरे फ्लैट लेने वाला हूँ। इस घर में ना धूप आती है ना हवा, कुछ भी नहीं आता। अच्छा है कि फ्लैट लेकर उसमें रहें ताकि धूप और हवा आए। अब तुम ही देखो कितना घुटन भरा आंगन हो गया है। मैं मन ही मन बोली, भैया यह घुटन आपके और बड़े भैया के दिमाग के फितूर के कारण हुई है, नहीं तो इस आंगन में ही हमारा बचपन बीता है। कितने चिड़ियों ने यहाँ अपने घोंसले बनाए थे, कितनी बार गेंदा और गुलदाउदी हमने यहाँ उगाया था। झूठ झूठ का घर बनाकर हम खेले थे और ना जाने कितनी बार 50 चोर का किस्सा बना था, मगर अब यहाँ सांस ही नहीं आ रही है। मैं चुप ही रही। मैंने ऊपर से यही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, यहाँ तो घुटन सी लगती है, हवा का नामो निशान नहीं है। नमिता माँ जिद कर रही है बड़े भैया के पास जाकर रहने के लिए, तो शायद माँ अगले महीने बड़े भैया के पास चली जाए। तब तक मैं इस ज़मीन के सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँगा। मेरा मन चिंता से भर उठा। क्या माँ भी एक जिम्मेदारी है? उनका भी बंटवारा हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगर आज पापा होते तो शायद किसी की भी हिम्मत नहीं होती इस घर में दीवार उठाने की। माँ की ममता और प्यार ने आप दोनों को इतना बेपरवाह बना दिया कि आप दोनों ने अपनी हदें पार कर दी। मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। दिखावटी शब्द नहीं थे, जज्बात नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैं खुद 2 बेटों की माँ थी, कहीं यही दानव मेरे बच्चों के बीच भी ना आ जाए। मैंने भैया से कहा, भैया कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास भेज दीजिए। पर क्यों? प्रवीण भैया आश्चर्यचकित हो गए। मेरा मन नहीं लगता भैया, दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं, भुवन टूर पर ही रहते हैं। मैं ज़्यादातर अकेली ही रहती हूँ, तो मेरे साथ बोलने बतियाने वाला कोई तो रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम माँ को ले जाओ। ठीक है भैया, मैं ले जाती हूँ। मैं माँ को साथ में लेकर गाड़ी में बैठ गई। माँ के उदास चेहरे पर कोई खुशी तो नहीं थी, मगर कुछ दिन बेटी के साथ रहने की एक संतुष्टि थी। कम से कम उनके मन को टटोल कर उनकी भड़ास तो निकाल दूं। बेटी हूं तो अपना फर्ज पूरा कर दूं। एक और बंटवारा मैंने कर लिया था, माँ की खुशियों का बंटवारा। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। दोनों भाइयों की लाडली बहन फिर आने का वादा कर